कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आपका कार्यक्रम की ताजा कड़ी में। मैं हूं आपके साथ रीमा। हर रोज अन्नदाता कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती और उससे जुड़े विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। केले की फसल में समसामयिक प्रबंधन कार्य। दुधारू पशुओं के नवजातों की देखरेख पर एक जानकारी। पूरे प्रदेश में केले की बागवानी बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन इससे उपज लेने में 13 से 18 महीने का समय लगता है और इस समय के दौरान केले की फसल को विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है, जिसको समय पर न किया जाए तो अच्छी उपज एवं आमदनी की कल्पना कोरी साबित हो जाती है। तो केला उत्पादक किसान भाइयों को केले की फसल में इन समसामयिक प्रबंधन कार्यों को करने का सही समय और सही विधि क्या है, इस पर अपने अनुभव बता रहे हैं एक प्रगतिशील किसान रामकृष्ण मौर्य। किसान गोष्ठी में हम गए हुए थे जहां उद्यान विभाग का था, वहीं से प्रेरणा मिली कि केले का बीज आप लोगों को मिलेगा, आप लोग केले की खेती करिए। तो वहां से हमको बीज मिला और इस 10 कट्ठे में 500 से ज़्यादा ही बीज लगा था, पौधा तैयार आया था। ये टिश्यू कल्चर केला है, G9 करके। सबसे आवश्यक इसमें गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद। कम से कम इस 10 कट्ठे खेत में नहीं कुछ तो वो 1 टन खाद डाल दिया जाए तो बहुत ही अच्छा पैदावार होगा। उसके बाद इसमें कोई खास ध्यान देने की बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है। केला लगाने के बाद 12 महीने के बाद इसमें फल आया और खेत में यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटास की मात्रा 3 बार दी गई। सिंचाई आवश्यकता अनुसार 5-6 सिंचाई पूरी हुई, तब जाके इसमें फल आया। सिंचाई के लिए कोई भी मतलब इसका समय नहीं है। खेत की मिट्टी हम देखते हैं कि कब इसको पानी की आवश्यकता है। केले को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसकी सिंचाई आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन बाद लगातार करते रहते हैं। निराई गुड़ाई केले में जो है, एक बार इसकी कुड़ाई कर देते हैं तो काफ़ी दिनों तक खरपतवार नहीं निकलता है। अगर खरपतवार निकल गया तो फिर फावड़े से हल्का सा इसको जो है कुड़ाई कर देते हैं तो खरपतवार समाप्त हो जाता है। केले के अंदर कीड़े लग जाते हैं कभी कभी, जब पत्तियां निकलती हैं तो उसमें कीड़े अंदर रहते हैं, उसको काट देते हैं, जिसको हम आप देहाती भाषा में गदैला करते हैं। और उसको जो है क्लोरपाइरिफास करके दवा है जिसके द्वारा जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। एक बार छिड़काव करने से सब समाप्त हो गए। केले पर धब्बा निकलता है, जब उसका फल निकलना शुरू होता है उस समय काले काले चूर्ण बन जाते हैं। वो किसी भी सामान्य दवा से स्प्रे करने के बाद
वो धब्बा खत्म हो जाता है, नहीं निकलता है। केला वैसे 1 साल का फसल है, 1 साल में इसमें जो है फल आ जाता है। और मार्केटिंग के लिए तो यहाँ हमारे नज़दीक में चौरी चौरा में बहुत बड़ा मंडी लगता है एक तरह से, और केला यहीं बिक जाता है। एक लंबा सा घार जो है मिनिमम 200 रुपये से लगा कर 400 रुपये तक बिकता है। केले से अच्छा फायदा है, 10 कट्टा केला लगा के लाख रुपया बचाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विषय पर समस्त जानकारी हेतु आइए मिलते हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर PN कटियार से। आप जानते हैं कि केले के बारे में एक कहावत है कि केला रहे अकेला। इसका तात्पर्य है कि हमें केले में खरपतवार या अन्य अवांछनीय पौधे इसकी उत्पादन क्षमता को प्रभावित करते हैं, इससे इसका उत्पादन घटता है। इसलिए पहली प्राथमिकता हमें देनी चाहिए कि हम अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। किसान भाइयों, दूसरी जो आवश्यकता है केले के साथ, कि केले का एक अच्छा गुण कह लीजिए या एक दुर्गुण कह लीजिए, कि इसमें केले की रोपाई की 3-4 महीने बाद ही हमें ध्यान रखना है कि हम निरंतर उससे निकल रहे उनके बच्चों को रिप्लेस करते रहें, उनको हटाते रहें। केवल एक जो मुख्य पौधा हमने लगाया है उस पौधे को ही बढ़ने दिया जाए। लगभग केले की रोपाई के 8-9 महीने बाद फूल आना प्रारंभ हो जाता है, और जब फूल निकलने लगे तब उससे बगल से जो एक निकलता है या एक बच्चा निकलता है केवल उसको रहने दिया जाए और बाकी सबको निकालते रहें। लगभग 4 से 5 महीना इसकी फूल आने से लेके और घार की कटाई तक का समय 4-5 महीने का लग जाता है। किसान भाइयों, मैंने ये भी बताया आपको कि अच्छे जो स्वस्थ पौधा होता है उससे ही अच्छी घार आती है। तो ज़रूरी है कि हम नियमित सिंचाई करें और संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग करें। जहाँ तक केले की बात है, एक पौधे को अपने एक कार्यकाल में तो 250 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब है लगभग आधा किलो यूरिया, इसी तरह 200 ग्राम यदि हम फास्फोरस की बात करें तो लगभग 400 ग्राम DAP और लगभग 300 ग्राम पोटास की ज़रूरत पड़ती है प्रति पौधे को। किस तरह से हम प्रयोग करें, ये एक ज़रूरी प्रश्न है। केले की वृद्धि लगभग 9 महीने तक 8 महीने तक निरंतर होती रहती है, इसलिए ये वृद्धि किसी भी स्तर पर प्रभावित न हो, हमें हर तीसरे महीने जो खाद की मात्रा मैंने बताई है उसकी 4 किस्तें तैयार कर लें। एक खुराक रोपाई के समय दे दिया, दूसरी खुराक उसके 2 महीने बाद दे दिया, तीसरी खुराक उसके 2 महीने दे दिया। तो इस तरह से 6 महीने में आपने 3 खुराक दे दिया। अब बची एक खुराक जिस समय फूल आ चुका हो और जब फल बढ़ने की स्थिति में हो उस समय एक खुराक दे दिए। तो इतनी यदि खाद और उर्वरक की मात्रा 4 बार में नियमित हर तीसरे महीने में देते रहेंगे तो हमारे पौधे की जो बढ़वार है वो प्रभावित नहीं होगी। यदि ये सारी प्रक्रियाएं हम समय से करते रहें तो ये आप जानते हैं कि केला का उत्पादन कुछ गिनी चुनी प्रमुख फसलों में से है, और भारत सौभाग्यशाली है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन भारत में होता है। लगभग 13% केवल पूरे विश्व का जो केले का उत्पादन उसका 13% अकेले भारत में होता है। तो हम इस फसल को और अधिक प्रमोट कर सकते हैं, और चूंकि अधिक उत्पादन देने वाली फसल है इसलिए निस्संदेह किसान भाइयों इससे आप बेहतर से बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दुधारू पशुओं का पालन आज भी प्रदेश के करोड़ों किसानों का सबसे लोकप्रिय व्यवसाय है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि पशुपालक इस व्यवसाय की वृद्धि के भविष्य बछड़े बाछियों की देखरेख में लापरवाही करते हैं, जिससे इनकी मृत्यु दर काफी होती है। जबकि अगर इनकी देखभाल ठीक से कर ली जाए तो 2 से 2.5 साल में इनसे भी अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, बछड़े बछियों की देखरेख एवं सिंगरोधन प्रक्रिया को कैसे अपनाना है, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। नवजात बछड़े के लिए सबसे सर्वोत्तम तो यह होता है कि जन्म लेने के पश्चात जो माँ का फेंसा कहते हैं उसको भरपूर मात्रा में पिलाना चाहिए, जिससे शारीरिक शक्ति उनकी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। उसके बाद से जो है पर्याप्त मात्रा में उनके माँ का दूध मिलता रहे, और
कम से कम 15-20 दिन के हो जाएं तो कीड़ी केचुए की दवा जो है देते रहना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक माह में 30 ml एल्बोमार या बाजार में अन्य तमाम कंपनियां नाम से बनाती हैं एल्बेंडाजॉल ग्रुप की दवाएं जो है 1-1 महीने पर देते रहें और पर्याप्त मात्रा में दूध पिलाते रहें। और अगर जगह हो तो थोड़ा सा दौड़ने धूपने के लिए उनको एक अवसर दिया जाए तो इससे बछड़े काफ़ी स्वस्थ रहते हैं और बीमारी होने की संभावनाएं कम रहती हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जाड़े का मौसम है तो ठंडक से बचाव भी करना आवश्यक होता है। ठंडक से बचाव के लिए यही होता है कि खुले स्थान पर कम रहें, ऊपर से बोरा चट्टी जो भी हो थोड़ी उसकी व्यवस्था करें। 2 महीने के बाद थोड़ा सा चोकर मिनरल मिक्सचर 1-1 चम्मच देते रहने से शारीरिक विकास उनका अच्छा होगा। हरा चारा भी थोड़ा मात्रा में हरा चारा, भूसा, चोकर और मिनरल मिक्सचर 1-1 चम्मच दिन में देते। 2-3 महीने के बाद ही ये शुरू करते हैं जानवर। धीरे धीरे जैसे उनकी शारीरिक विकास बढ़ता जाता है, भोजन की मात्रा भी उनकी बढ़ती जाती है। इनकी जो सींगें निकलती हैं काफ़ी लंबाई में होती हैं और आगे की तरफ झुकी हुई होती हैं, जिससे काफ़ी आगे दिक्कत हो जाती है। आपस में जानवर लड़ते हैं तो सींग टूटने की आशंका भी रहती है या पशु स्वामी खिलाते पिलाते समय उनको भी इंजरी की आशंका बनी रहती है, इसलिए सींग रोधन हो जाता है तो यह दिक्कत नहीं रहती है। और दूसरी चीज़ यह है कि थोड़ी खूबसूरती इनकी बढ़ जाती है। और सींग रोधन कम से कम 15-20 दिन के बछड़े हो जाएं उस समय कराना ज़्यादा हितकर होता है। सींग उभरने के पहले सींग रोधन 2 तरह से किया जाता है, जैसे कोल्ड ब्रांडिंग और हॉट ब्रांडिंग। तो हॉट ब्रांडिंग जो है काफ़ी दुखदाई होता है, इसलिए एक वो साल्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसको ले करके हल्का डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट करने के पहले सींग वाले स्थान को जहाँ से सींग निकलनी होती है उसके बाल अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद वह जो डाइल्यूशन हम बनाए रहते हैं धीरे धीरे उस पॉइंट पर टच करते हैं। अब हल्की ब्लीडिंग होने की संभावना के पहले ही रोक दिया जाता है कि ताकि ब्लीडिंग ना होने पावे। और यह करने के बाद कोई भी एंटीसेप्टिक डस्टिंग पाउडर लगा देते हैं और नेक्स्ट डे से पशु स्वामी को यह कह दिया जाता है कि कोई एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह दिन में 1 या 2 बार लगाते रहें। सींग रोधन के लिए पशु चिकित्सालय, पशु सेवा केंद्र पर कर्मचारी होते हैं, पशु चिकित्सालय पर पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं, अन्य पैरावेट्स वगैरह भी अब कर रहे हैं। मन किसी कुशल चिकित्सक से ही सींग रोधन करावें तो ज़्यादा बेटर होता है। अन्नदाता कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे आपको दिखाएंगे कुछ और जानकारियां। राख एक सस्ता और सुरक्षित प्रयोग है जो किसी भी वातावरण में उपयोगी है। राख के उपयोग की जानकारी के लिए एनटीपीसी के राख उपयोगिता विभाग से संपर्क करें। अदामा का कस्टोडिया फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक। कस्टोडिया फसलों को स्वस्थ रखे, अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। उपयोग की मात्रा 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ को 150 से 180 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। कस्टोडिया एक वंडर फंगिसाइड। राख एक सस्ता और सुरक्षित प्रयोग है जो किसी भी वातावरण में उपयोगी है। राख के उपयोग की जानकारी के लिए एनटीपीसी के राख उपयोगिता विभाग से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर।
राज्य में जिन किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था है, उनकी रबी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली हो जाने पर वो उनमें कम अवधि की जायद फसलों की बुआई के बारे में सोच रहे होंगे। तो हम आपको बता दें कि ये समय सूर्यमुखी की बुआई हेतु उपयुक्त है। तो देर किस बात की, फटाफट उन्नत किस्म के बीजों की व्यवस्था कीजिए और बुआई में लग जाइए। लेकिन सूर्यमुखी की बुआई कैसे करें, ये जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार पांडे। सूर्यमुखी को पूरे साल की तीनों मौसमों में इसकी खेती की जा सकती है, क्योंकि इसके ऊपर ताप प्रकाश संश्लेषण इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसकी खेती हम खरीफ में भी कर सकते हैं, रबी में भी कर सकते हैं और गर्मा में भी कर सकते हैं। करता है कि अगर आप संकुल किस्मों की खेती कर रहे हैं तो उसमें 80 किलोग्राम नेत्रजन, जिसमें आधी मात्रा आपको बुआई के समय देनी है, 60 के हिसाब से आपको देनी होगी। संकर किस्मों की खेती करने में 80 किलोग्राम नेत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटाश 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। चूंकि संकर किस्मों में जो एक पौधा है वो अपनी बढ़वार के लिए और मुंडक भी बड़ा बनाता है, लेकिन उससे आपको पैदावार भी ज़्यादा प्राप्त होती है। अगर जो किसान भाई सूरजमुखी की खेती करना चाहते हैं तो इसमें संकर और संकुल 2 प्रकार की किस्में मिलती हैं, जिनको अपनाकर किसान भाई खेती कर सकते हैं। संकर किस्मों की खेती करने के लिए इसमें देश के स्तर पर KBSH 1, KBSH 44 इन 2 किस्मों का विकास किया गया है और ये किस्में रोग प्रतिरोधी भी हैं और इनको अपनाकर किसान भाई फायदा ले सकते हैं। या MSFH 1, MSFH 8, MSFH 17, चूंकि इनकी राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसा की गई है, तो इन संकर सूरजमुखी की किस्मों को अपना के भी खेती की जा सकती है। जो इसकी कंपोजिट या संकुल किस्में हैं उसमें DRSF 108, DRSF 113 इन किस्मों की ये नवीन किस्में हैं, इनकी खेती की जा सकती है। कि जब हम सूरजमुखी की संकुल किस्मों की खेती करते हैं तो इसे 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखकर इसकी खेती की जाती है। जबकि संकर किस्मों की खेती में चूंकि इसमें पत्ते और पौधा थोड़ा ज़्यादा विस्तार लेता है और इसका काफ़ी बड़ा मुंडक बनता है, तो इसे 60 सेंटीमीटर पंक्तियों में 30 सेंटीमीटर पर पौधे से पौधे की दूरी रख के इसकी बुआई करनी चाहिए। बीज इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 4.5 से 5 केजी तक संकर किस्मों में बीज दर की जरूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर, जबकि 9 केजी पर हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है जो कंपोजिट किस्में हैं। बीज उपचार पर बहुत ध्यान देना चाहिए, तो उसमें थीरम, कैप्टान या बेविस्टीन की 1.5 से 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार कर दें। और अगर आप एजिटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम या फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बुआई के ठीक पहले आप इनका गुड़ का घोल जो उसमें विधि दी होती है उस प्रकार से बना के सीड के ऊपर कोटिंग कर देंगे, तो नेत्रजन की मात्रा बचेगी और फास्फेट की मात्रा में भी बचत होगी, क्योंकि एजिटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम से नेत्रजनीय खाद की उपलब्धि पौधे को मिल जाती है बैक्टीरिया की वजह से, और पीएसबी की वजह से जो घुलनशील फास्फेट है वो घुलकर ऊपर आ जाता है और पौधों को उपलब्ध हो जाता है। तो खुरपी से टोभनी विधि से इसकी बुआई करते हैं, और एक जो टोभनी जो आप करेंगे तो एक जगह पर कम से कम आप 2 से 3 बीज डालेंगे। अंकुरण हो जाने के बाद जो एक स्वस्थ पौधा होगा उसको छोड़ के बाकी 1 या 2 जो बचेंगे उनको निकाल देंगे। मौसमों के अनुसार जरूरत पड़ती है, 2 से 3 सिंचाई तक की आवश्यकता पड़ जाती है। पहली जब स्टार बर्ड मतलब जब कली आना शुरू होती है उस समय पहली सिंचाई करते हैं, और फिर लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 सिंचाइयां एकदम निश्चित है कि आपको देनी है, एक फूल अवस्था पर और एक जिस समय दानों में भराव होने लगे उस अवस्था पर। और अगर तापमान बढ़ता है, जैसे गर्मा में अगर आप खेती करेंगे फरवरी मार्च के महीने में, तब आपको 2-3 अतिरिक्त सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उस समय खेत में नमी की अधिक आवश्यकता होगी। मुख्य रूप से इसमें अल्टरनेरिया पत्र लांछन एक बीमारी आती है, और हेड रॉट जो स्क्लेरोटीनिया की वजह से होता है वो भी इसमें आता है।
व्हाइट मोल्ड उसको बोलते हैं, सफेद फंगस सी ऊपर रुई के गाले जैसी बनती है। अल्टरनेरिया पत्र लांछन के लिए 2 ग्राम प्रति लीटर मानकोजेब से स्प्रे करके शुरुआती अवस्था में, और जब पूरा पौधा बढ़ जाता है तब आपको 2 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना होगा। मुख्य रूप से इसमें कोई कीड़े ज़्यादा यहाँ अभी नहीं लगते हैं, नई फसल है। संकर किस्मों से लगभग आपको 25 से 30-35 क्विंटल तक पैदावार प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अगर आप बुआई करके सूरजमुखी की खेती करेंगे तो आपको किसान भाइयों को फायदा होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है देवा बाराबंकी के संजीत बर्नवाल ने। आपने पोर्टेबल सोलर हैचरी यंत्र के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो मुर्गी पालन करने वाले किसान भाई है उनके लिए एक बैकयार्ड पोल्ट्री बड़े पैमाने पे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी बैकयार्ड पोल्ट्री को बढ़ावा देने के लिए के सामने जो दिख रहा है ये एक सोलर बेस्ड एक पोर्टेबल हैचरी है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसकी कुछ मैं खासियत आपको बताता हूँ। जैसे ये जो हैचरी है 3-वे सिस्टम है। ये जो सप्लाई दिख रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है, और जो ये दूसरा दिख रहा है ये सोलर बेस्ड, और साथ में एक बैटरी का बैकअप यहाँ पे दिया गया है। ये बैटरी 12 वोल्ट और 22 एम्पेयर की है। जैसे बारिश का मौसम है उस वक्त अगर सोलर में अगर सनशाइन कम हो तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ये जो सिस्टम ऐसा बना है 3-वे वाला। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास पर्याप्त हो तो उसके ऊपर ये जो बैटरी दिख रही है ये अच्छे से चार्ज हो सकती है। इसमें ये जो आपको 2 रीडिंग दिख रहे हैं ये आपको बताता हूँ। ये एक टेम्परेचर का है, ये दिख रहा है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये जो दिख रहा है ये ह्यूमिडिटी है, यानी ये आर्द्रता कितनी है इस मौसम में, वाटर वेपर कितना है, इसका ये परसेंट ये बताता है। इस मशीन में हमने यहाँ पे कुछ अंडे रखे हैं। ये हमारे पास कड़कनाथ के अंडे हैं यहाँ पे। तो ये इस मशीन में लगभग 40 अंडे यहाँ पे रखे गए हैं। तो 40 अंडे तो रखे, और साथ में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हीट के सेंसर है और ह्यूमिडिटी का सेंसर है। हीट का सेंसर टेम्परेचर हमें बता रहा है, ह्यूमिडिटी यानी वाटर वेपर बता रहा है कि यहाँ का जो मौसम है इस अंदर का उसमें वाटर वेपर कितना है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हीटर है, ये फैन के सामने हीटर लगा है। ये हीटर गर्म होता है और ये जो फैन है इस गर्म हुई हवा को सर्कुलेट करने में मदद करता है। अगर आप ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो अंडे यहाँ पे रखे हैं ये कांच के ऊपर रखे हैं, और ये जो पूरा सरफेस है ये रफ है। इस अंडों को हमें मैनुअल टर्निंग करना पड़ता है। मैनुअल टर्निंग मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं। यहाँ पे एक नॉब रखा है मशीन का, उस नॉब को आपको धीरे से आगे पीछे करना पड़ता है। धीरे से बाहर खींच रहा हूँ तो इससे क्या है अंडे टर्न होने में मदद मिलती है। और ये बल्कि ये अंडे रखे गए रफ सरफेस पे तो ये अच्छे से उस पे टर्न हो सकते हैं। हमें पूरे दिन में लगभग 24 घंटों में 4 से 5 बार इसे टर्न करना पड़ता है। और साथ में ये जो अंदर का जो एक मौसम बनाया गया है ये आर्टिफिशियल तो है, लेकिन ये बनाया गया है पूरे बॉडी जैसा। अगर हम इसमें अंडे रख देते हैं तो लगभग 21 दिन के बाद इससे चूजे निकलते हैं। 21 दिन के बाद इससे जब चूजे निकलेंगे तो उसमें भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे टेम्परेचर तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट रख दिया लगभग 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, और साथ में जैसे साइड में जो ह्यूमिडिटी थी उसे हमें थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। जैसे शुरुआत के जो 18 दिन होती है तो
उन 18 दिनों में लगभग 86 to 88% इतनी ह्यूमिडिटी हमें रखनी पड़ती है। और आखिरी के जो 3 दिन होते हैं 19, 20 और 21 दिन, तो आखिरी के 3 दिनों में जो वो ह्यूमिडिटी रहती है वो हमें 93 तक करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम ह्यूमिडिटी आखिरी के वक्त नहीं बढ़ाएंगे तो उससे चूजे बाहर, अंडों से बाहर निकलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए कि आखिरी के जो दिन है 3 दिन उसमें इसमें ह्यूमिडिटी कंट्रोल हम कैसे करें, आपको ये बताता हूँ कि ये यहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए हमने रखा है। ये यहाँ से एयर पास होता है और यहाँ से निकलता है। जैसे कि इसमें एम्ब्रियो इसमें बढ़ रहा है तो उसके लिए वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी रहता है। अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा पर्याप्त मात्रा में तो इसकी हैचेबिलिटी कम हो जाती है। अगर CO2 भी इसमें बढ़ गया, अगर 5% भी हो गया तो हैचेबिलिटी पूरी 0 हो जाती है। इसलिए ये क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ पे रखा गया। और साथ में आपको बताता हूँ कि ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं इसमें हमें पानी डालना पड़ता है। जैसे कि अगर हमारी ह्यूमिडिटी कम हो गई तो हम ऐसा टिल्ट करके इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं और एयर की सर्कुलेशन थ्रू वो ह्यूमिडिटी धीरे धीरे बढ़ सकती है। कमर्शियल हैचरी में अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत हाई होती है। जैसे अगर बड़ी हैचरी हो तो मीन्स 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर ही उसकी कॉस्टिंग हो जाती है। तो ये तो एक सिंपल है, पोर्टेबल है, कहाँ पे भी ले जा सकते हैं। जैसे इसके अगर हम फायदे देखें, एक बार हमने 40 अंडे इसमें रख दिए तो 21 दिन के बाद इससे चूजे निकलेंगे। और अगर हम 1 साल का ये थोड़ा हिसाब देखते हैं तो 17 बैचेस इससे निकल सकते हैं। लेकिन हम थोड़े कम करके अगर 16 भी बैचेस इसमें कंसीडर करते हैं और लगभग एक बार 40 अंडे रखने के बाद लगभग 640 चूजे इससे निकल सकते हैं। और अगर हमारी मॉनिटरिंग इसमें भी प्रॉपर रही तो इसमें हैचेबिलिटी का जो परसेंटेज है वो 100% भी मिलता है। और थोड़ी पुअर रही तो इसमें 80% तक मिलता है। ये जैसे अभी हमारे पास कड़कनाथ का स्टॉक था अंडों का, इसलिए हमने कड़कनाथ के रखे। इसमें अन्य जो देशी है और मिस विलायती भी हो उनके अंडे भी हैच हो सकते हैं। जैसे अगर इसमें हम बतख का भी रखेंगे तो 28 दिन में वो हैच आउट हो सकता है। अगर क्वेल का रखेंगे, बटेर का, तो वो भी लगभग 17 दिन में हैच आउट हो सकता है। प्रोजेक्ट था ना, ये कृषि KVK और आत्मा कन्वर्जेंस का एक नवाचार का ये प्रोजेक्ट था। और जैसे कि उसके तहत ये एक स्मॉल पोर्टेबल हैचरी यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। इसकी जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो लागत है इसकी 30,000 कॉस्ट है। और साथ में इस पे जो बैटरी है वो लगभग 2800 रुपये की है, 12 वोल्ट और 22 एम्पियर की। अगर हम इसमें 40 अंडे रखते हैं, 80% भी हैचेबिलिटी इसमें कंसीडर करते हैं तो लगभग 32 चूजे इससे निकल सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंदनाशक।